पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मौत का तांडव उस वक्त दिखा जब डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त होती है। लगभग 6 लोग की मौत और 1 दर्जन से ज्यादा लोग के गंभीर रूप से घायल होने की अब तक बात सामने निकल के आई है। अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और जो मृतक हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ जैसे ही बस दुर्घटना की सूचना वाइस चांसलर को मिली, उन्होंने तुरंत एक टीम गठित की और मुझे व्यक्तिगत रूप से यहाँ भेजा कि मैं मौके पर मौजूद रहकर उन सबों को इलाज की व्यवस्था कर सकूँ। हमारे यहाँ अभी तक 9 मरीज आए, जिसमें से 2 मामूली रूप से घायल हैं और 7 को चोटें हैं ज़्यादा, लेकिन वो भी अभी हम लोगों ने जितनी देर अभी उनका मुआयना किया है तो वाइटल्स स्टेबल हैं, यानी जान को खतरा नहीं है। बाकी उनकी और विस्तृत जांच यहाँ डॉक्टरों की टीम आप देख रहे हैं सारे मौजूद है, वो लोग कर रहे हैं और जैसे ही उनकी और डिटेल्स आएगी हम आपको साझा कर देंगे। पंजाब से चल करके ये बस बिहार जा रही थी और सबसे अहम यही है कि अब तक की जो जांच है ये बस हिसार से रजिस्टर्ड है। इसके कई मानक हैं जो पूरे नहीं हैं। इसमें जितने लोग को अधिकृत किया गया जाता है या जितनी सीटें बनाई जाती हैं उससे कहीं ज़्यादा सीट थी और जो इमरजेंसी गेट होता है वो तक नहीं बना था। मानक के अनुरूप ये बस थी नहीं और जो यात्री बता रहे थे वो यही कह रहे थे कि ड्राइवर ने शराब पी हुई थी, बस उसके कंट्रोल में नहीं था और लहरा करके ये बस गिरती है और कई लोग की जान चली जाती है। सवाल यही है कि आखिर डबल डेकर बस का जो मानक है उसको कैसे ध्यान रखा जाएगा और सबसे बड़ी बात यही है कि शराब पी करके चलाने पर ऐसी पाबंदी कब लगेगी कि लोग की जान बचाई जा सके, इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। नेपाल में एक बार फिर सड़क हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। सोमवार तड़के करीब 1:15 बजे पोखरा से काठमांडू जा रही एक यात्री बस धारदिंग जिले में त्रिशूली नदी में जा गिरी। हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 25 यात्री घायल है। ये दुर्घटना बेनी रोरांग ग्रामीण नगर पालिका 3 के चिंदारा चिरौंदी इलाके में हुई है। बस पृथ्वी हाई पर चल रही थी, तभी अचानक सड़क हादसे से फिसलकर 300 मीटर गहरी ढलान में नीचे जा गिरी, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जो मृतक है उनकी पुष्टि की जा रही है और उनके घर वालों को सूचित किया जा रहा है। यह हादसे से पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। न्यूज स्टेट के लिए संजय कुमार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर का दौरा लगातार सफल दिखाई पड़ रहा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की छाप सिंगापुर में देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में यूपी के लोग जो कि सिंगापुर में हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए भी नजर आए, तो दूसरी तरफ निवेश की अगर हम बात करें तो सिंगापुर की बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आने को तैयार हैं। 20,000 करोड़ के आसपास का MOU उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हुआ है, जिसमें यूनिवर्सल सक्सेस उसने लगभग कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का MOU किया है, जिसमें हाउसिंग से लेकर के डेटा सेंटर बनाने की बात की गई है। ऐसे ही सेंटर कैपिटल की जो इंडस्ट्री है उसने भी MOU किया है और 8,000 करोड़ के आसपास का ये MOU हुआ है। और अलग अलग कंपनियों की अगर हम बात करें, प्राइवेट कंपनियों की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिष्टमंडल के साथ MOU की जो संख्या है वो 20,000 करोड़ के पार कर चुकी है और लगातार उत्तर प्रदेश की जो सक्सेस स्टोरी है वो सिंगापुर में एक सफलता की नई कहानी बनकर के सामने आ रही है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किए हुए कामों का वहां पर न सिर्फ बखान हो रहा है बल्कि यूपी एक ग्रोथ इंजन के तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज टैक्सी ड्राइवरों के साथ मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद टैक्सी ड्राइवरों को अमित शाह ने सारथी का नाम दिया। हालांकि ये मुलाकात काफ़ी अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि नई दिल्ली के एक कार्यक्रम के अंदर में अमित शाह ने टैक्सी ड्राइवर से जब खुलकर बातचीत की तो उनकी दिक्कतें, समस्याएं भी सुनी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि नया जो सहकारिता मॉडल अब आ रहा है उस पर किस तरह से कार्य किया जाएगा, कैसे उस पर पूरी चर्चा होगी। अमित शाह ने टैक्सी ड्राइवरों के साथ बातचीत करते हुए टैक्सी ड्राइवरों का कहीं ना कहीं पर दिल भी जीत लिया है। ऐसे में भारत टैक्सी का अगर शुभारंभ की बात की जाए तो 5 फरवरी 2026 को ये भारत टैक्सी लॉन्च होने वाली हो रही है, जिसको लेकर के जो आम जनमानस हैं, जो खास तौर से देश के वासी हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा कदम माना जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में जो टैक्सी के साथ में जो टैक्सी ड्राइवरों को कमीशन दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कटौती होती हुई नजर आएगी। ये पहल अपने आप में अभी से संकेत देना शुरू कर रही है कि आने वाले समय में खास तौर से आम जनमानस को टैक्सी के अंदर में सफ़र करना सस्ता और अच्छा नजर आना शुरू हो जाएगा। हालांकि टैक्सी ड्राइवरों की अमित शाह के साथ मुलाकात अपने आप में कई बड़े संकेत देती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर ड्राइवरों की बात की जाए तो आज ड्राइवर भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी की मोहम्मद दीपक के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मोहम्मद दीपक के साथ फोटो ट्वीट की। इतना ही नहीं, मोहम्मद दीपक के साथ फोटो सोशल मीडिया पे डलने के बाद जब राहुल गांधी ने ये फोटो डाली तो उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकल कर सामने आने शुरू हो गई। हालांकि दीपक कुमार की अगर बात की जाए तो दीपक कुमार वो हैं जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर एडवोकेट अहमद के बाबा स्कूल एंड मैचिंग ड्रेसेस के लिए बचाव किया था। हालांकि तमाम जो इस फोटो के कई मायने भी अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दीपक कुमार की मुलाकात सोनिया गांधी के साथ भी हुई है। वहीं दीपक कुमार के साथ अन्य लोग भी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर फोटो ट्वीट करते हुए कहा है कि ऐसे युवाओं की खास तौर से समाज में बेहद ज़रूरत है। वहीं अगर दीपक कुमार की बात की जाए तो दीपक कुमार का साफ कहना है कि उनका राजनीति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सोशल मीडिया पर फोटो डालने के बाद तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं और तमाम प्रतिक्रियाएं भी देखने को अब मिलती हुई युवाओं की ओर से नजर आनी शुरू हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले में पुलिस की एक टीम, झूसी थाने की पुलिस की एक टीम कल माघ मेला क्षेत्र में पहुंची थी, जहां उसने अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर की नक्शा नजरी बनाई थी और उनके साथ शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी भी मौजूद थे। और आज ये खबर है कि एक टीम पहुंची है वाराणसी, प्रयागराज पुलिस की एक टीम वाराणसी पहुंची है और वो वहां पर जो बटुक हैं उनसे बात कर सकती है, जो पीड़ित हैं उनसे बात कर सकती है। इसके अलावा अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों से भी बातचीत की जा सकती है। तो इस तरह के तमाम जो घटनाएं हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरह से पॉक्सो एक्ट का मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ है तो आमतौर पर यह माना जाता है कि इस तरह के मामलों की जांच पुलिस तेजी से करती है। और चूंकि न्यायालय ने इस पूरे मामले में पुलिस को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है तो पुलिस का ये प्रयास है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए। राजस्थान सरकार में शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर ने एक बहुत ही अच्छी योजना का शुभारंभ किया है। दरअसल ये योजना है गांव ग्वाला योजना। इस योजना के तहत जितनी भी गायें हैं उन्हें चराने के लिए अब ग्वाले मिलेंगे। 14 गांव ऐसे हैं जिनको अपने ग्वाले अब तक मिल चुके हैं। इनका काम होगा गांव की जितनी भी गायें हैं उन्हें ले जाकर चरागाह के अंदर ले जाना और वापस लाकर उनके स्थान पर छोड़ देना। इसके लिए जो ग्वाले अपॉइंट किए गए हैं उनको बकायदा सैलरी भी दी जाएगी। और इस योजना की शुरुआत कोटा के जगत गुरु रामदयाल का आशीर्वाद लेने के बाद जो मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। अब देखना होगा इस योजना का कितना फ़ायदा मिलेगा। हालांकि 14 गांव अब इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे भी जो गांव हैं वो इससे जुड़ते चले जाएंगे। इसके साथ ही जो गायें हैं उनकी सेवा भी जो ग्वाले हैं उनके द्वारा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने 22 फरवरी को एक ऐसा बयान दिया जिसने उन्हें सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल मंत्री
मदन दिलावर ने ये कहा कि जो बच्चे देसी गाय का दूध पीते हैं वो सक्रिय रहते हैं, वो बुद्धिमान रहते हैं, लेकिन जो भैंस का दूध पीते हैं वो भ्रष्ट रहते हैं, इसके अलावा सुस्त रहते हैं। गाय का, गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, और भैंस का बच्चा थोड़ा माइंड से फ्रेश होता है। महाराज जी, में गांव का आदमी ज्यादा समझता नहीं, परंतु मैं भी जानता हूं कि गाय के बच्चे को दूध पिला दो पेट भर के, भैंस के बच्चे को दूध पिला दो पेट भर के, और दोनों को छोड़ दो। भैंस का बच्चा तो बैठेगा और ऐसे ऊँगेगा, और गाय का बच्चा पूंछ ऊंची करके उछल कूद करेगा, यानी चंचल है। यानी हमारे बच्चों को चंचल बनाना है तो गाय का दूध पिलाओ, और हमारे बच्चों को ऊँगड़ियां बनाना है तो भैंस का दूध पिलाओ। ये बयान उन्होंने रामगंज मंडी में आयोजित एक जनसभा के अंदर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कौशाम्बी के कड़ा स्थित कालेश्वर घाट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गंगा के किनारे तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे। उसी दौरान एक मधुमक्खियों का बड़ा झुंड आता है और गंगा स्नान कर रहे तमाम श्रद्धालुओं पर हमला बोल देता है, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हो जाते हैं। घायल श्रद्धालुओं में तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला श्रद्धालु है जिसके ऊपर लगातार मधुमक्खियों का झुंड हमला करता है, और एक महिला श्रद्धालु उसके लिए रक्षा कवच की तरह उसके बैकअप देती है। उसके बाद भी मधुमक्खियों का झुंड बाज नहीं आता और लगातार कई अलग अलग तरीके से डंक मारता है, जिससे महिला श्रद्धालु घायल हो जाती है और तमाम वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। घायल श्रद्धालु को कड़ा स्थित पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से गंगा घाट के किनारे जो भी मधुमक्खियों का झुंड का आतंक था उससे उस पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी भी जो भी घायल श्रद्धालु हैं उनका इलाज चल रहा है। कौशाम्बी से नरेंद्र सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ के प्राचीन खेरेश्वर महादेव मंदिर का मामला अब गर्माता ही जा रहा है। जी हम बात कर रहे हैं जिस तरह से मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है और वहां पर पोस्टर भी लगाए गए मंदिर परिसर में कि यहाँ कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अब दुकान नहीं लगा सकेगा। इस पोस्टर को लेकर के जिस तरह से जो है AIMI के जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी के द्वारा कहा गया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या हिंदूवादी संगठन या फिर कहा सनातनी लोग जो हैं समाज में दो तरह की खाई पैदा करना चाहते हैं। उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि जिस तरह से बिना मुसलमानों के कोई व्यवसाय नहीं हो सकता, इसको लेकर समाज में एक बड़ी खाई पैदा होने जा रही है। जहां एक और सरकार भले ही जो है उत्तर प्रदेश में विकास की बात करती हो, लेकिन सनातनी एक बार फिर समाज में खाई पैदा कर रहे हैं। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। नोएडा के थाना सेक्टर 63 इलाके में एक तकरीबन 13 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के पीछे मनचलों द्वारा परेशान होने की बात सामने आ रही है। दरअसल जहां वो रहा करती थी उसी के पास में 4 लड़के उसको काफ़ी दिनों से परेशान करते थे और उन लड़कों से तंग आकर उसने आत्महत्या की। इस तरीके का आरोप परिवार के लोगों के द्वारा लगाया गया है। फिलहाल थाना सेक्टर 63 पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। युवती के परिजनों का कहना है कि जिन 4 लड़कों के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा था उन चारों के नाम डायरी में लिखने के बाद उसने आत्महत्या की है। कई हिंदू संगठन भी इस मामले में नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग फिलहाल कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जो भी फरार आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है उसमें फिलहाल पुलिस के तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। बस्ती पुलिस को सहजन सेवा केंद्र सत्यापन के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, परशुरामपुर थाना क्षेत्र में एक शाहजहां सेवा केंद्र जो चल रहा था वहां फर्जीवाड़े की जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, लगातार पुलिस उसकी रेकी कर रही थी। जैसे ही पता चला कि गोंडा के कुछ लोग वहां फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने आए हैं तो मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस को भारी मात्रा में बिहार के अधिकारियों के मोहर और दस्तावेज मिले, जिसको लेकर पुलिस ने वहाँ की मशीनरी और जो फर्जी दस्तावेज
दस्तावेज थे, मोहर थे, उसको कब्जे में लेकर कार्रवाइयां तेज कर दी। आपको बता दें कि वहीं अभियुक्तों को एक सरगना सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए उनको जेल भेज दिया है। जनपद बस्ती के थाना परशुरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए थाना पुलिस द्वारा जन सेवा केंद्रों के सत्यापन की कार्यवाही करी जा रही थी। इसी कार्यवाही के अंतर्गत थाना पुलिस के संज्ञान में आया कि एक जन सेवा केंद्र द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए वो सरकारी मोहरों का उपयोग कर रहे हैं और उसका उपयोग करके लोगों को ठग रहे हैं। घटना के संज्ञान में आते ही थाना पुलिस ने पूरे जन सेवा केंद्र की जांच करी। जांच में पाया गया कि फर्जी लैपटॉप और मोबाइल और प्रिंटरों का उपयोग करके फर्जी सर्टिफिकेट को बनाया जा रहा है। पुलिस ने जन सेवा केंद्र के संचालक सनी, उसके दोस्त मिथुन, कुलदीप और रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज स्टेट के लिए शैलेंद्र कुमार, बस्ती। कानपुर में फर्जी पते पर कंपनी बनाकर जीएसटी पंजीकरण कराने और फर्जी लेन देन दिखाकर करोड़ों की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। जीएसटी ने रायपुरवा और नजीराबाद थाने में 2 कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस और जीएसटी विभाग के लोग इस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों कारोबारियों ने फर्जी पते पर बोगस कंपनी रजिस्टर्ड कराई और उसके बाद उसका जीएसटी पंजीकरण करा लिया और इसके बाद दोनों ने ही फर्जी लेन देन होना दिखा करके जीएसटी का भुगतान भी करा लिया। 13.65 करोड़ रुपए का लेन देन दिखा करके करोड़ों की आईटीसी डकारने का मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वही जीएसटी के अधिकारी अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहे हैं और पूरे नेटवर्क को खंगालने की बात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। कानाकी नगरी में होली के पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अधीनस्थ अधिकारियों के साथ उच्च अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे रहे हैं। ब्रज में होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। इसीलिए कोई छेड़छाड़ की घटना या फिर कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भी पुलिस के लिए अलग टीमें बनाई गई हैं। मंचलों को सबक सिखाने के लिए भी पुलिस ने अलग से दस्ता तैयार किया है। साथ ही मिलावटी रंग लगान बेचने वालों या फिर बनाने वालों को भी पुलिस चिन्हित कर रही है और लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई मिलावट का रंग बनाता है या बेचता है तो उसकी खबर पुलिस को दें। साथ ही अगर कोई लड़की या किसी युवती या महिला से अगर कोई छेड़छाड़ या जबरन रंग लगाता है तो ऐसी घटनाओं की जानकारी वीडियो बनाएं और पुलिस को दें। पुलिस उनका पूरा इंतजाम करेगी। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। रंगभरी एकादशी से एक दिन पहले ही पूरे मथुरा और वृंदावन शहर में बड़े वाहनों की और एंट्री को पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा ताकि आवागमन में किसी को कोई असुविधा ना हो। होली के पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। आस्था और विश्वास के नाम पर किसी की पहचान को बंधक बना लेना कितना खौफनाक साबित हो सकता है, इसकी वानगी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिला, जहां मध्य प्रदेश के रहने वाले एक युवक को पिछले 10 वर्षों से पहले तो बंधक बनाया गया, इसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। बाद में संतोष शुक्ला की जगह उसका नाम शेर अली खां रख दिया गया। पीड़ित 20 फरवरी को किसी तरीके से आरोपियों के चंगुल से छूटकर जब थाने पहुंचा तो आप बीती सुनाई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने 4 नामजद और आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले में धर्म परिवर्तन समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ित की बातों पर गौर करें तो इस दौरान उसके नाम का आधार कार्ड भी बनाया गया, जिसमें उसका नाम शेर अली खां रखा गया। फिलहाल पुलिस उन कागजातों की भी तफ्तीश कर रही है जो ये पिछले 10 सालों में उसके बनवाए गए थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोई भी आरोपी बचकर नहीं जा पाएगा और सभी को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। मुख्य आरोपी बदरुल जमा को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो फरार चल रहे अन्य आरोपी हैं अब उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।